The Black Friday, Bombay Bum Blasts. The Days After. 13 मार्च बम धमाकों से तबाह शहर में आया। कई अखबारों ने बैनर हेडलाइनें छापी। फ्री प्रेस जर्नल ने लिखा ब्लैक फ्राइडे, जबकि इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी ब्लास्ट्स हिल बॉम्बे। 13 धमाकों से शहर में 250 लोगों की मौत। बम धमाकों ने बॉम्बे हिला दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने चिल्लाकर लिखा और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि शहर में हुए धमाकों में 205 लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल। अपने संपादकीय में टाइम्स ने हाईटेक आतंकवाद पर जोर दिया, जबकि एक्सप्रेस ने भयावह साजिश पर विचार किया। टेलीविजन पत्रकारिता अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, इसलिए प्रिंट माध्यम ने ही प्राथमिक कवरेज और टिप्पणी प्रदान की। 14 मार्च तक कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय इसके कि होटल सी रॉक में मेहमान का नाम आडवाणी था। इसलिए पत्रकारों ने पिछली रात मुख्यमंत्री पवार द्वारा कही गई हर बात और प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों और लालकृष्ण आडवाणी द्वारा कही गई बातों को ध्यान से पढ़ा। आडवाणी उस दिन शहर के अपने दौरे के दौरान कहते थे। राव ने उल्लेख किया कि इसमें एक विदेशी हाथ शामिल था, जिससे अखबार यह अनुमान लगाने लगे कि उनका मतलब किस देश से था। हालांकि वास्तविक जानकारी के अभाव में अफवाहें फैल गई। कोई भी अखबार विस्फोटों की संख्या या मृतकों और घायलों की संख्या पर सहमत नहीं था। बीबीसी ने कहा कि 800 लोग मारे गए हैं। असली संख्या आने वाले दिनों में ही सामने आएगी। कई अखबारों ने अफवाहों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए एक ने कहा कि नेरुल में एक लोकल ट्रेन में भी विस्फोट हुआ था। दूसरे ने मुस्लिम इलाके मदनपुरम में विस्फोट की सूचना दी। दूरदर्शन ने BYL नायर अस्पताल में विस्फोट की सूचना दी। पवार को खंडन जारी करना पड़ा। एक गुजराती अखबार ने कहा कि बम विस्फोट की प्रेरणा जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म अंगार से मिली थी, जिसके नायक कई सरकारी और अन्य इमारतों को नष्ट करने वाले सीरियल विस्फोटों की योजना बनाते हैं। ज्यादातर अखबारों में एक बार आने वाला विषय ये था कि विस्फोटों ने साबित कर दिया कि माफिया के पास पुलिस और सरकारी एजेंसियों से ज्यादा ताकत है। लेकिन जिस लेख को सभी ने पढ़ा और याद रखा वो विजीवी का था, जिन्हें व्यापक रूप से शहर का प्रवक्ता माना जाता है, और उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में सोमवार 15 मार्च को द आफ्टरनून डिस्पैच एंड कुरियर में अपने राउंड एंड अबाउट कॉलम में लिखा था। इसमें कोई शक नहीं कि कोई संगठन बॉम्बे विस्फोटों का श्रेय लेगा। शहर को इतनी जल्दी और कुशलता से सील कर दिया गया है कि आतंकवादियों को वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए संगठन घोषणा करने से पहले अपने लोगों के सुरक्षित पहुंच जाने का इंतजार कर रहा है। देर सवेर घोषणा तो हो ही जाएगी, क्योंकि इस पूरी कवायद का मूल विचार यही है। आतंकवादी संगठनों को अपने कृत्यों के लिए प्रचार की जरूरत होती है। हालांकि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया। यह असामान्य था, क्योंकि किसी आतंकवादी हमले के बाद जिम्मेदार संगठन गर्व से इसकी घोषणा करता है, आमतौर पर अपने प्रवक्ता से किसी बड़े अखबार को फोन करवाकर। यह विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में प्रचलित था। यह उनकी क्षमता के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। कई बार प्रचार के लिए कुछ छोटे संगठन ऐसे हमलों का दावा करते पाए गए हैं जिन्हें वे कभी अंजाम नहीं दे सकते थे। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब किसी आतंकवादी समूह ने किसी घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया हो। लेकिन 12 मार्च के बम विस्फोटों के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुख्य संदिग्ध लिट्टे ने वास्तव में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। पेरिस स्थित लॉरेंस तिलोगा, जिसे के प्रभाकरन का करीबी सहयोगी और लिट्टे का एक प्रमुख लेफ्टिनेंट माना जाता है, ने कथित तौर पर 14 मार्च को एक श्रीलंकाई पत्रकार को बताया कि उनके संगठन का हमलों से कोई लेना देना नहीं है। इस इनकार की खबर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) ने प्रकाशित की और अगले दिन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में एक कॉलम में प्रकाशित हुई। CP समरा 13 मार्च को सुबह ठीक 9 बजे अपने कार्यालय पहुंचे। 125 साल पुराने पुलिस मुख्यालय पर, जो आमतौर पर गतिविधियों से गुलजार रहता था, एक उदासी छाई हुई थी। 7 द्वीपों वाले इस शहर को तबाह कर दिया गया था, जबकि प्रसिद्ध बॉम्बे पुलिस को इस शैतानी साजिश की कोई भनक तक नहीं थी। समरा मुख्यमंत्री शरद पवार, राज्यपाल अलेक्जेंडर, महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक S. राममूर्ति और मंत्रालय के कई मंत्रियों के फोन कॉल्स का जवाब देने में व्यस्त हो गए। समरा को ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री उस दिन बॉम्बे पहुंच रहे हैं। SB चौहान और राजेश पायलट पिछली रात ही पहुंच चुके थे। विपक्ष के नेता और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के भी आने की उम्मीद थी। पुलिस आयुक्त होने के नाते समरा जानते थे कि उनका दिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राजनेताओं से निपटने में ही बीत जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार समरा और पवार दोनों ही गणमान्य व्यक्तियों को जानकारी देते थे। इस तथ्य के अलावा कि इससे उसे जांच के काम से दूर होना पड़ेगा,
इससे भी बदतर बात यह थी कि पवार के साथ उसके संबंधों की स्थिति को देखते हुए वो दिन तनावपूर्ण होना ही था। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में बंबई में सांप्रदायिक उन्माद अपने चरम पर था, लेकिन पड़ोसी शहर ठाणे से, जहां सामरा पुलिस कमिश्नर थे, सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना सामने नहीं आई थी। इस बात का प्रेस में भी जिक्र किया गया था। जब 31 जनवरी को बंबई के पुलिस प्रमुख श्रीकांत बापट को पद छोड़ने के लिए कहा गया, तो उनकी जगह सामरा को लाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक ने सामरा से कहा था, सामरा साहब, आपका एक सूत्री कार्यक्रम है, शांति बनाए रखें। सामरा ने वादा किया था कि वो 3 महीने के भीतर शहर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल कर देंगे। फरवरी के अंत तक नाइक को हटाने का अभियान तेज हो गया था। नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रक्षा मंत्री शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाकर बंबई भेजने का फैसला किया। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद पवार ने 6 मार्च को शहर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उपस्थित लोगों में समरा, जेसीपी सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त चक्रवर्ती और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हसन गफूर शामिल थे। पवार ने समरा की बात अनसुनी कर दी और बाकी अधिकारियों से बात की। दरकिनार किए जाने से नाराज समरा ने कई बार पवार को टोका और यहां तक दावा भी किया कि जनवरी से स्थिति में सुधार हुआ है और इसे हाथ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद से उनके संबंध मधुर नहीं रहे। समरा जानते थे कि शहर में हर कोई सोच रहा होगा कि क्या इससे जांच में बाधा आएगी। समरा खुद इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे। उन्हें पता था कि उनकी टीम कितनी सक्षम है। अपराध शाखा के प्रमुख जेसीपी सिंह का बहुत सम्मान था, जैसे कि अतिरिक्त आयुक्त चक्रवर्ती, गफूर और पवार का। निचले स्तर के अधिकारियों में डीसीपी अरूप पटनायक, जो जोन 7 का कार्यभार संभालते थे, और राकेश मारिया, डीसीपी यातायात, शामिल थे, जो यातायात प्रबंधन में 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद जापान से लौटे थे और जोन इव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। पुलिस विभाग के सामने सबसे बड़ी बाधा ये थी कि अब तक उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं मिला था कि बम विस्फोट किसने रचा था। इस विशाल पैमाने और सावधानी पूर्वक की गई योजना से पता चलता था कि यह किसी आतंकवादी समूह का काम था, न कि स्थानीय अंडरवर्ल्ड का, जिसके पास पुलिस की राय में इस तरह की किसी बड़ी घटना के लिए विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे और संसाधनों का अभाव था। समरा दुनिया में ऐसे कुछ ही संगठनों के बारे में सोच सकते थे जो इतनी क्रूर योजना को अंजाम दे सकते थे। चूंकि बेरूत और इजराइल में भी इसी तरह के बम विस्फोट हुए थे, इसलिए उनका मानना था कि हिजबुल्लाह, फतह रिवोल्यूशनरी काउंसिल, मुस्लिम ब्रदरहुड या हमास जैसे मध्य पूर्वी इस्लामी समूह संभावित संदिग्ध हो सकते हैं। हालांकि कश्मीरी उग्रवादियों, लिट्टे और पंजाब के अलगाववादी समूहों की संलिप्तता से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता था। हिजबुल्लाह ईरान में स्थित एक इस्लामी कट्टरपंथी समूह था, जिसके कट्टर सदस्य और शक्तिशाली संरक्षक थे। वे इजराइल के खिलाफ हमलों में लेबनान की सहायता करने के लिए जाने जाते थे। ऐसे हमलों में सबसे कुख्यात 1983 में लेबनान के बेरूत में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट था, जब विस्फोटकों से भरा एक ट्रक अड्डे में घुस गया था, जिसमें 200 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए थे। 2 मिनट बाद एक और ट्रक पास के फ्रांसीसी बैरक में जा घुसा और 58 लोगों की जान ले ली। ये हमले इजराइल को ये दिखाने के लिए किए गए थे कि उनका समर्थक शक्तिशाली अमेरिका भी उनके सामने शक्तिहीन है और लेबनान से अमेरिका की वापसी के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। बम हमले की जटिलता के कारण समरा को इसमें हिजबुल्लाह का हाथ होने का संदेह हुआ। हजारों ईरानी छात्र बॉम्बे और पुणे में रहते थे। ये पूरी तरह से असंभव नहीं था कि आतंकवादियों को उनमें से कोई न कोई सदस्य मिल ही गया हो। पीएलओ पर भी विचार किया जाना था, ज्यादा सटीक तौर पर अबू निदाल गुट, जिसे फतह रिवोल्यूशनरी काउंसिल (एफआरसी) या सबरी अल बन्ना के नाम से भी जाना जाता है, जो शायद दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन था। उन्होंने 1991 में रोम से न्यूयॉर्क जाने वाले पैन अमी विमान पर बमबारी करके सुर्खियां बटोरी थीं, जो स्कॉटलैंड के लॉकरबी के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस समूह ने मिस्र, अल्जीरिया और कई मध्य पूर्वी देशों के आतंकवादी संगठनों के साथ सहयोग किया था। अफवाह थी कि 1982 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और 1992 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बौदियाफ की हत्या के पीछे उनका हाथ था। 1989 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित आतंकवादी समूह प्रोफाइल में दावा किया गया था कि यह समूह 1982 से भारत में सक्रिय था। कथित तौर पर वे जून 1982 में दिल्ली में एक कुवैती राजनयिक की हत्या और नवंबर 1984 में बॉम्बे में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त की हत्या के साथ साथ 1988 में बॉम्बे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अलीतालिया के चालक दल पर बंदूक और ग्रेनेड हमले के पीछे भी शामिल थे।
हिजबुल्लाह और पिछले दिनों की घटनाओं के अपराधियों की तरह अबू निदाल ने भी प्लास्टिक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया था। एक अन्य आतंकवादी संगठन जो इसमें शामिल हो सकता था वो हमास था, जो 1990 के दशक की शुरुआत से इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों में सक्रिय था और इजरायली सेना पर छापामार हमले करता था। हालांकि इस सिद्धांत की एकमात्र समस्या ये थी कि अगर इनमें से किसी एक समूह ने विस्फोटों की साजिश रची होती तो उन्हें एक व्यापक स्थानीय नेटवर्क की आवश्यकता होती, जिसके बारे में उन्हें बंबई में मौजूद होने की जानकारी नहीं थी। लिट्टे भी इसमें शामिल था। उन्होंने ब्लैक टाइगर्स नामक एक तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, जिसमें वे ट्रकों, बोझों या लॉरियों में विस्फोटक लगाकर उन्हें श्रीलंकाई सैन्य शिविरों में घुसा देते थे। पहला सफल प्रयास 5 जुलाई 1987 को जाफना के नेलियाई में हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 2 मार्च 1991 को श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री रंजन विजयरत्ने कोलंबो में एक कार बम विस्फोट में मारे गए, जिसमें लगभग 100 किलोग्राम उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक थे। श्रीलंकाई नौसेना प्रमुख क्लेरेंस फर्नांडो 1992 में मारे गए जब उनकी कार विस्फोटकों से लदी एक ब्लैक टाइगर मोटरसाइकिल से टकरा गई। ये बंबई विस्फोटों से समानता है। लिट्टे के पास भारत से नाराज होने के वाजिब कारण थे। जनवरी 1993 में लिट्टे का एक शीर्ष लेफ्टिनेंट सदाशिवम कृष्ण कुमार उर्फ किट्टू कथित तौर पर एक जहाज में सवार होकर मद्रास तट से भारतीय जल क्षेत्र में घुस आया, जिस पर हथियार और विस्फोटक होने का संदेह था। भारतीय नौसेना ने किट्टू से संपर्क स्थापित करने और उसे चेतावनी देने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात करने या आत्मसमर्पण करने के बजाय किट्टू ने अपने 9 सदस्यीय दल के साथ एक टाइम बम लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे जहाज उड़ गया। लिट्टे के कार्यकर्ताओं ने किट्टू की मौत का बदला लेने की कसम खाए। भारत सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लिया, जैसा कि उसने 1991 में श्रीपेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद से लिट्टे की हर धमकी को लिया था। लेकिन सामरा को यह अंदेशा था कि ये बम विस्फोट दिसंबर और जनवरी के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित थे। इससे मध्य पूर्वी आतंकवादी समूहों के शामिल होने की संभावना और बढ़ गई। उसने सोचा कि आईएसआई की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने सोचा कि अगर इस्लामी आतंकवादी अचानक दुनिया के इस हिस्से में रुचि लेने लगे तो ये दुखद होगा। शायद यह अपरिहार्य था। उसने अपने धर्म के इतिहास के बारे में सोचा। सिखों पर मुगल बादशाहों के लंबे शासन के कारण छठे गुरु हरगोबिंद सिंह ने दमनकारी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जबकि पहले 5 गुरुओं ने अहिंसा का उपदेश दिया था। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्या मुसलमानों के साथ भी यही हुआ था? उन्होंने अपनी कुर्सी अपनी किताबों की अलमारी की ओर घुमाई, जिसमें 200 से ज्यादा खंड रखे थे। उन्हें इस्लामी साहित्य पर 2 मोटी किताबें, पवित्र कुरान का एक अंग्रेजी अनुवाद, नहजुल बलागा का एक अनुवाद और पैगंबर मोहम्मद के भाई हजरत अली की शिक्षाओं और पत्रों का एक संग्रह मिला। जब जेसीपी सिंह ने कार्यालय में प्रवेश किया और उनका अभिवादन किया, तब भी वे अपनी किताबों में मग्न थे। वे भी हमलों की जांच कर रहे थे और उन्हें आईएसआई की संलिप्तता का संदेह था। जल्द ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस प्रशासन चक्रवर्ती और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध गफूर भी उनके साथ आ गए और यह एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में बदल गया। सिंह ने कहा, ये दिलचस्प है कि विस्फोटों ने 3 जोन दक्षिण, मध्य और उत्तर पश्चिम को प्रभावित किया, जबकि उत्तर पूर्व को अछूता छोड़ दिया। उत्तर पूर्व जोन में कुर्ला से मानखुर्द और मुलुंड तक का इलाका शामिल था। समरा ने पूछा, हमें जांच कैसे करनी चाहिए? चक्रवर्ती ने बताया, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पवार मध्य जोन में हुई घटनाओं की जांच की निगरानी कर रहे हैं। डीसीपी पटनायक उत्तर पश्चिम जोन में जोन 7 के प्रभारी है। सिंह इस बिखरी हुई जांच से असहमत थे। उन्होंने कहा, अगर वली, दादर, पल्टन रोड और एलटी मार्ग जैसे स्थानीय पुलिस स्टेशन अलग अलग मामलों की जांच कर रहे हो, तब भी अपराध शाखा इसमें शामिल रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करूंगा। ये ठीक लगता है। समरा ने सिर हिलाया। प्रधानमंत्री और आडवाणी आज शहर आ रहे हैं। मैं उनके साथ व्यस्त रहूंगा। सिंह, आप कार्यभार संभालें और सुनिश्चित करें कि कुछ प्रगति हो। अभी स्थिति क्या है? सिंह ने अपने वरिष्ठ की आवाज में तनाव महसूस किया। उन्होंने कहा, सर, हम पहले ही कुछ तथ्य तैयार कर चुके हैं। उन्होंने वो फाइल ली जो उनके डिप्टी गफूर अपने साथ लाए थे। उन्होंने और उनके अधिकारियों की टीम ने 12 मार्च की रात तक इसे तैयार कर लिया था। बीएसई, एयर इंडिया बिल्डिंग और प्लाजा में कार बमों का इस्तेमाल किया गया था। जवेरी बाजार और कथा बाजार में स्कूटर बमों का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। वली में हर चीज कार बम की ओर इशारा करती है। तीनों होटलों में मेहमानों ने कमरों में बम रखे थे।
सी रॉक में चेक इन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम आडवाणी बताया। गफूर ने आगे कहा, वली पुलिस को सीमेंस के पास एक लावारिस मारुति वैन मिली। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर 2 बैग थे जिनमें 7 AK-56 और कुछ ग्रेनेड थे। सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि मछुआरा बस्ती में हुए विस्फोट ग्रेनेड की वजह से हुए थे। हवाई अड्डे का क्या? समरा ने पूछा, क्या वहां भी ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं हुआ था? गफूर ने कहा, सहार हवाई अड्डे के मेजर जाधव ने पुष्टि की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे ग्रेनेड थे, लेकिन हम निश्चित नहीं है। और क्या? समरा ने पूछा। BDDS बम विस्फोटों में इस्तेमाल किए गए वाहनों के चेसिस को फिर से जोड़ रहा है, सिंह ने कहा। वे मालिकों की पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक श्रीलंकाई को भी हिरासत में लिया है, गफूर ने कहा। वो संदिग्ध रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बदलने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। संभवतः उसका लिट्टे से संबंध है। एक तुर्की नागरिक को भी हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ और है? समरा ने पूछा। इस समय किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, समरा ने कहा। प्रधानमंत्री किसी भी क्षण आने वाले हैं। अपने आदमियों से कहो कि जांच शुरू करें। हमें इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है। अधिकारियों को आदेश मिल गए हैं। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सिंह ने जवाब दिया। हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही कोई सफलता मिलेगी। DCP को जांच अधिकारियों की अपनी विशेष टीमें बनानी चाहिए, खासकर पटनायक और मारिया को। समरा अपनी कुर्सी से उठे और गफूर, चक्रवर्ती और सिंह चले गए। चौहान और पायलट 12 मार्च को बंबई पहुंचे थे और अगले दिन बमबारी स्थलों का निरीक्षण किया था। राव 13 मार्च को भारतीय वायुसेना के एक विशेष बोइंग विमान से बंबई पहुंचे। उनके दल में 2 केंद्रीय मंत्री NKP साल्वे और AK एंटनी शामिल थे। विमान कोलाबा स्थित नौसैनिक अड्डे INS कुंजी पर उतरा। राव ने पवार के साथ BSE और एयर इंडिया भवन का दौरा किया। उन्होंने सेंट जॉर्ज अस्पताल का भी दौरा किया और कुछ घायलों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने नौसेना मुख्यालय में एक खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की, हमें उन हाथों और दिमागों के बीच संबंध का पता लगाना होगा जिन्होंने ये सब किया। जब एक विदेशी संवाददाता ने पूछा कि क्या लिट्टे की संलिप्तता का संदेह है, तो राव ने चुटकी लेते हुए कहा, हम जांच करते हैं। आप अटकलें लगा रहे हैं। इस बीच IB और रॉ हरकत में आ गए थे। उन्होंने कई विदेशी देशों की खुफिया एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया, जिनमें वाशिंगटन स्थित संघीय जांच ब्यूरो FBI, इजराइल की मोसाद, ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड और सैन्य खुफिया एजेंसी MI5 और MI6 और लियो स्थित फ्रांस के इंटरपोल मुख्यालय शामिल थे और विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बारे में जानकारी एकत्र की। शहर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। 14 मार्च को राजनीतिक दौरे जारी रहे। लालकृष्ण आडवाणी ने वली और दादर का दौरा किया। एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में इस बात से साफ इनकार किया था कि मुंबई विस्फोट सांप्रदायिक दंगों का नतीजा थे। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ने विदेशी हाथों को जिम्मेदार ठहराया। विदेशी खुफिया एजेंसियां बहुत मददगार रहीं। उन्होंने विस्तृत सूचियां भेजी जो 14 मार्च तक पहुंचनी शुरू हो गईं। इन सूचियों ने अपने देशों में आतंकवाद से निपटने में एजेंसियों की विशेषज्ञता और व्यावसायिकता को प्रदर्शित किया। इनमें लेबनान, पाकिस्तान, मिस्र, सीरिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, तुर्की, ईरान और श्रीलंका के व्यक्तियों और समूहों के नाम शामिल थे। इंटरपोल ने कई तस्वीरें और हस्तलिपि के नमूने भी उपलब्ध कराए। उम्मीद थी कि ये होटल कर्मचारियों और दूसरे चश्मदीदों द्वारा दिए गए ब्यौरे और सबूतों से मेल खाएंगे। शहर के कई लोगों की तरह राकेश मारिया को भी अपनी पत्नी प्रीति और बेटे कुणाल के साथ घर पर रविवार बिताना अच्छा लगता था। इस रविवार, खासकर 3 व्यस्त दिनों के बाद, वो ज्यादातर दिन घर पर बिताने के लिए उत्सुक थे। शाम को उन्होंने दादर पुलिस स्टेशन, माटुंगा पुलिस स्टेशन के ऊपर अपने दफ्तर और फिर वली के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाने की योजना बनाई, जो पिछले कुछ दिनों से काफी उपेक्षित था। उन्होंने ट्रैफिक विभाग के कुछ अधिकारियों को, जिन्हें वो पिछले कुछ महीनों में जानते थे, उस टीम के लिए चुनने का भी फैसला किया था जिसे समरा ने उन्हें बनाने के लिए कहा था। लेकिन कम से कम वो आराम से दोपहर का भोजन तो कर लेंगे और फिर थोड़ी झपकी भी ले लेंगे। जैसे ही दोपहर के भोजन की घोषणा हुई, फोन की घंटी बजी। माटुंगा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिंदे का फोन था। उन्होंने बताया कि दादर के नायगांव क्रॉस लेन के एक निवासी ने फोन किया था। शुक्रवार से उनकी बिल्डिंग के सामने एक संदिग्ध दिखने वाला स्कूटर खड़ा था। कुछ पुलिस वालों ने आस पड़ोस में पूछताछ की, लेकिन वो किसी की नहीं लग रही थी। उन्हें शक था कि उसमें विस्फोटक हो सकते हैं। इलाके की घेराबंदी कर दो, बम निरोधक दस्ते को सूचित करो, मैं आ रहा हूँ। उसके लिए न तो दोपहर का भोजन और न ही झपकी।
जब वो नेगाम क्रॉस रोड पर पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। माटुंगा पुलिस स्टेशन के लोग स्कूटर को देखने के लिए उमड़ी भीड़ को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे थे। दोपहिया वाहन का अगला टायर सनकरे फुटपाथ को छूता हुआ खड़ा था, जिसके आगे कुछ दुकानें और पैदल पुल के नीचे एक रिहायशी इमारत थी। कुछ मिनट बाद BDDS वैन सायरन बजाती हुई आ पहुंची। वरिष्ठ निरीक्षक चौगुले वैन से बाहर निकले और मारिया को सलामी दी, जिन्होंने उसे कमान संभालने को कहा। चौगुले ने पुलिसकर्मियों से सभी को स्कूटर से कम 50 मीटर दूर हटाने को कहा। उन्होंने पुलिस से दुकानों और रिहायशी इमारत को खाली करने को कहा। स्कूटर महाराष्ट्र में पंजीकृत था। नंबर प्लेट पर MH04-261 लिखा था। चौगुले जंजीर को स्कूटर तक ले गए। कुत्ता स्कूटर के चारों ओर घूमता रहा, सूंघता रहा। अचानक जंजीर ने अपना सिर स्कूटर के आगे की ओर झटका और नए सिरे से एकाग्रता से सूंघा। वो डिक्की की ओर झुका और कई बार भौंका, जिससे विस्फोटकों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। चौगुले ने स्कूटर की और बारीकी से जांच की। उन्होंने और उनकी टीम ने बम को निष्क्रिय करने के तरीके पर चर्चा की। बम को इस तरह से तैयार किया जा सकता था कि स्कूटर को छूते ही धमाका हो जाए। गहराई से सोचने के बाद चौगुले ने मारिया से पूछा, क्या हमें सहार हवाई अड्डे के मेजर वसंत जाधव से मदद मांगनी चाहिए? मैं भी यही सोच रहा था। जाधव को दोपहर 3:20 बजे फोन आया और वे तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। दादर पहुंचने पर चौगुले ने उन्हें जानकारी दी। जाधव ने भीड़ को और भी पीछे धकेलने का निर्देश दिया। केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष ने बम के बारे में संदेश फ्लैश कर दिया था और सतर्क अपराध पत्रकार कैमरा क्रू के साथ घटनास्थल पर उतरने लगे थे। जाधव ने काम शुरू कर दिया। उसने एक पतली नायलॉन की रस्सी से एक हुक निकाला और उसे स्कूटर की डिक्की में लगे लॉक में सावधानी से फंसा दिया। उसने पहले धीरे से और फिर थोड़े जोर से खींचा। लॉक खुल गया। जाधव ने अपने माथे से पसीना पोंछा और राहत भरी मुस्कान के साथ चौगुले और मारिया की तरफ देखा। चौगुले ने अंदर झांका। फिर बहुत धीरे से उसने पेंसिल डेटोनेटर को छुआ, जो पतले तारों के जाल से घिरा हुआ था। जाधव ने तारों की बारीकी से जांच की और मुख्य डेटोनेटर की पहचान कर ली। कुछ ही मिनटों में बम को निष्क्रिय कर दिया गया। BDDS समूह के बाकी सदस्य बम का विश्लेषण करने में व्यस्त हो गए। चौगुले ने काले पुट्टी जैसे पदार्थ को सूंघा और महसूस किया और उसे RDX घोषित कर दिया। 15 किलोग्राम से ज्यादा घातक पदार्थ था। जाधव ने लगभग 200 ग्राम पुट्टी निकाली और उसे CFA सेल में रासायनिक विश्लेषण और जांच के लिए चौगुले को दे दिया। मारिया को ये जानने की उत्सुकता थी कि डेटोनेटर के अपनी जगह पर होने के बावजूद बम क्यों नहीं फटा। जाधव ने बताया, बम तब फटता है जब स्ट्राइकर डेटोनेटर के पास पहुंचता है। यहाँ स्ट्राइकर के आने जाने का रास्ता RDX पुट्टी की वजह से बंद हो गया था, जो डेटोनेटर में जा घुसा। मारिया ने इस स्पष्टीकरण पर सिर हिलाया। फिर उन्होंने पूछा, आपको क्या लगता है कि रास्ता कब बंद हुआ होगा? हो सकता है कि यह असेंबली के समय हुआ हो, जब वे RDX और डेटोनेटर के बीच कनेक्शन ठीक कर रहे थे। या हो सकता है कि RDX धूप की गर्मी में पिघल गया हो, जाधव ने तथ्यात्मक लहजे में बताया। शायद इस मामले में बम बनाने वाले की लापरवाही थी। जाधव ने RDX को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। ऑपरेशन खत्म होने तक शाम के 5:05 बज चुके थे। मारिया ने अपने दौरे पर जाने का फैसला किया। अचानक उसने माहिम पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया और वहां भी गया। समरा ने मारिया को एक वायरलेस संदेश भेजा, जिसमें स्कूटर की रिपोर्ट मांगी गई थी। मारिया ने माहिम पुलिस स्टेशन से उसे फोन किया और उसे जानकारी दी। फिर समरा ने कुछ ऐसा कहा जिससे मारिया हैरान रह गया। राकेश, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ खतरे में हूँ। 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और कोई सफलता नहीं मिली है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मारिया ने फोन रखा, उसके हाथ शीशे जैसे लग रहे थे। उसने सहायक पुलिस आयुक्त ACP भास्कर दांगले को फोन किया। मैंने अभी CP से बात की है। हमें काम शुरू करना है। क्या हमें कुछ मिला है? कुछ नहीं। क्राइम ब्रांच अभी भी उन वाहनों के मालिकों की पहचान करने में लगी है जिनके चेसिस से बम बरामद हुए थे। मैं आपको बता सकता हूं कि हम श्रीलंकाई और तुर्की नागरिकों के साथ गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मारिया का दिमाग दौड़ गया। इस स्कूटर के मालिक का पता करो। मैंने अपने आदमी पहले ही इस पर लगा दिए हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करो, ये चोरी हो सकता है। क्या तुमने वली में मिली मारुति वैन के कागजों का पता लगाया? हाँ। मारिया को लाइन के दूसरी तरफ कुछ कागजों की सरसराहट सुनाई दी।
रुबीना सुलेमान मेमन अल हुसैनी बिल्डिंग, दरगाह रोड, माहिम में रहती है। दरगाह रोड, माहिम। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानेकशॉ को बुलाओ। एनजे मानेकशॉ माहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे। बुलाए जाने के तुरंत बाद वे पहुंच गए। मानेकशॉ, क्या आप दरगाह रोड स्थित अल हुसैनी बिल्डिंग को जानते हैं? मारिया ने पूछा। ये हमारे पुलिस स्टेशन के बहुत पास है। क्या रुबीना मेमन नाम की किसी ने कभी अपनी मारुति वैन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है? मुझे नहीं लगता। मानेकशॉ के जवाब ने मारिया को चुप करा दिया। उसे यकीन था कि रुबीना मेमन शिकायत दर्ज कराएगी, फिर उन्हें कार चोर को ढूंढना होगा। थोड़ी देर बाद मारिया ने कहा, अगर यह इमारत पास में है तो चलो रुबीना मेमन से मिलते हैं। जब मारिया, मानेकशॉ, दांगले और कुछ अन्य अधिकारी 7 मंजिला इमारत में पहुंचे तो एक असहज सन्नाटा छा गया। लोग पुलिस टीम को ऐसे घूर रहे थे मानो उन्हें जल्द या बाद में उनके आने का इंतजार हो। दांगले ने एक बुजुर्ग को रोका और उससे मेमन परिवार के बारे में पूछा। साहब, वे यहाँ 5वीं मंजिल पर रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा। वे 5वीं मंजिल पर गए और मेमन परिवार का फ्लैट ढूंढ निकाला। दोनों फ्लैट बंद थे। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि परिवार के ज्यादातर सदस्य सोमवार से नहीं दिखे थे, हालांकि उनमें से एक गुरुवार शाम तक यहाँ था। उसका नाम मुश्ताक भाई था, जिसे टाइगर भाई के नाम से भी जाना जाता था। मारिया ने पूछताछ करते हुए मानेकशॉ की ओर रुख किया। साहब, टाइगर मेमन एक तस्कर है जिसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। मारिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आगे की पूछताछ में पता चला कि रुबीना, जिस महिला के नाम पर गुम हुई कार पंजीकृत थी, टाइगर के बड़े भाई सुलेमान की पत्नी थी। उन्हें ये भी पता चला कि टाइगर मेमन विस्फोटों वाले दिन, शुक्रवार को सूर्योदय से कुछ घंटे पहले सहरी के समय तक वहां था। वो पिछले 10-15 दिनों से बहुत व्यस्त लग रहा था। मारिया सोच रही थी कि कार कब चोरी हुई, सोमवार से पहले या सोमवार और गुरुवार के बीच, जब सिर्फ टाइगर ही आसपास था। और परिवार में किसी ने पुलिस को चोरी की सूचना क्यों नहीं दी? टाइगर शुक्रवार सुबह तक वही था और कार उसी दोपहर मिल गई। क्या मेमन परिवार का बम धमाकों से कोई संबंध हो सकता है? तीव्र एकाग्रता और भूख मारिया की कनपटियों पर जोर मार रही थी। उसने मेमन घरों की तलाशी लेने का फैसला किया। पुलिस ने ताले तोड़ दिए और फ्लैटों में घुस गई। उन्होंने बेदाग साज सज्जा से सजे फ्लैटों में छानबीन की, दराजे खोली, अलमारियों में हाथ डाला, अलमारियों और कैबिनेटों को उलट पुलट किया और उनके जूतों ने संगमरमर के फर्श पर बिछे खूबसूरत ईरानी कालीनों को गंदा कर दिया। दरवाजों के बाहर, सीढ़ियों से नीचे और पूरे भवन परिसर में दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस का अनौपचारिक दौरा एक छापे में बदल गया था। एक पुलिस अधिकारी को एक दराज में स्कूटर की चाबी मिली। वो उसे मारिया के पास ले गया। चाबी ने मारिया के दिल को छू लिया। वो उसे बार बार अपने हाथ में लेकर अलग अलग कोनों से देखती रही। ऐसा लगा जैसे उसे चिट्ठियों का एक ढेर दे दिया गया हो जिन्हें किसी क्रॉसवर्ड पहेली में फिट करना है। चिट्ठियों को कई बार छांटने के बावजूद उसे अभी भी कई चिट्ठियों का हिसाब देना बाकी था। दांगले, तुम इसे माटुंगा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले जाते और आज मिले स्कूटर पर फिट करने की कोशिश करते? सर, क्या तुम्हें लगता है? मुझे यकीन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह एक बेकार की यात्रा होगी। दांगले तुरंत चला गया। मारिया ने अपनी खोज फिर से शुरू की। मारिया ने टाइगर के कुछ पड़ोसियों से अच्छी दोस्ती कर ली थी। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पड़ोसी पुलिस की मदद करने को तैयार थे। मारिया टाइगर के नेटवर्क के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। तभी एक अधेड़, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, सर, मुझे लगता है टाइगर भाई का एक मैनेजर है। मैनेजर? वो कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है? मारिया ने ज्यादा उत्सुक न दिखने की कोशिश की। उसने दिल से दुआ की कि मैनेजर अपने बॉस के साथ न जाए। जैसे ही वो बोल रहा था, मखदूम शाह दरगाह के मुअज्जिन ने अजान दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इकट्ठे हुए लोग तुरंत जाने लगे। साहब, रोजे का वक्त हो गया है, किसी ने कहा। हमें रोजा तोड़ देना चाहिए। आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आते? मारिया पड़ोस के एक घर में गया, जहां फल, कबाब और नान की दावत रखी थी। उसे भूख लगी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि 15 घंटे के रोजे के दौरान मुसलमानों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। पड़ोसियों से बात करते हुए उसे टाइगर के मैनेजर का नाम और पता चला। जैसे ही वो खाना खत्म कर रहा था, एक अधिकारी अंदर आया। साहब, दांगले साहब वापस आ गए हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। मारिया तुरंत उठी, उसे धन्यवाद दिया, माफी मांगी और दांगले से मिलने चली गई। साहब, स्कूटर की चाबियां ये रही। दांगले बहुत उत्साहित था। मारिया ने देखा कि वो मुश्किल से हिल रहा था, मानो उसे पता था कि ऐसा होगा।
उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ठीक है दांगले, अब तुम्हें 2 काम करने हैं। पहला, अंधेरी के 7 बंगलो स्थित नागनाथ बिल्डिंग में रहने वाले असगर मुकादम को ढूंढो, उसे यहाँ ले आओ। दूसरा, सड़क परिवहन कार्यालय RTO से संपर्क करो और इस स्कूटर के मालिक का पता लगाओ। हालांकि मुझे शक है कि यह किसी मेमन का है, हमें जांच करनी होगी। दांगले तुरंत अंधेरी के लिए रवाना हो गया। मारिया ने सोचा, मुझे प्रीति को फोन करके बता देना चाहिए कि मुझे देर हो जाएगी, लेकिन पहले उसे समरा को फोन करके बताना था कि आखिरकार एक सफलता मिल गई है। समरा इस खबर से बहुत खुश हुआ और उसने मारिया से उसे सूचित करने को कहा। मारिया ने मानेकशॉ को अल हुसैनी के घर रुकने और सुराग ढूंढने के लिए फ्लैटों की तलाशी लेने का निर्देश दिया। फिर वो माहिम पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। वहां वो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के कार्यालय में गया, एक गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। फोन की घंटी बजी और मारिया ने पहली घंटी बजते ही फोन उठा लिया। हेलो, यह उसका खास अंदाज था। जो कोई भी मारिया से 1-2 बार भी फोन पर बात करता, उसे तुरंत पता चल जाता कि यह वही है। मैं दांगले हूँ सर। जी हाँ दांगले सर, मुझे असगर मुकादम घर पर मिल गए। उसे माहिम पुलिस स्टेशन ले आओ। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। मारिया ने अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया और उन्हें ताज़ा जानकारी दी। उसने प्रीति को भी फोन किया और बताया कि वह रात 10:30 बजे तक घर आ जाएगा। दांगले एक छोटे कद के कमजोर युवक के साथ उसके दफ्तर पहुंचा। उसकी पतली मूंछें, साधारण आंखें थीं और वो मासूम लग रहा था, हालांकि थोड़ा डरा हुआ भी। सर, यह असगर मुकादम है। वो कहता है कि वो 1 साल से टाइगर मेमन का मैनेजर है। मारिया ने मुकादम को बैठने का प्रस्ताव दिया। असगर, हम टाइगर मेमन और उसके साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। सर, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। मैं उसके दफ्तर में सिर्फ 1 साल से काम कर रही हूँ। किसी को जानने के लिए 1 साल बहुत लंबा समय होता है। मुझे पता है कि टाइगर भाई एक तस्कर है। वो चांदी की सिल्लियों का व्यापार करता था। वो हवाला कारोबार में भी शामिल था। मेरा काम उसकी तस्करी और हवाला से होने वाली आय पर नजर रखना था। तुम्हारी तनख्वाह क्या थी? मुझे 4,000 रुपये महीना मिलता था। टाइगर ने कितनी बार चांदी की तस्करी की? जहां तक मुझे याद है, पिछले साल वो कम से कम 6 बार चांदी की तस्करी में शामिल रहा होगा। तुम लोग कहाँ काम करते हो? हम डोंगरी के निशानपाड़ा रोड स्थित उसके दफ्तर से काम करते थे। क्या तुम पहले भी ऐसा करते थे? दिसंबर में हुए सांप्रदायिक दंगों में दफ्तर तबाह हो गया था। फिर क्या हुआ? हम एक और दफ्तर खोलने वाले थे, लेकिन फिर दंगों का दूसरा दौर शुरू हो गया और वो नहीं हुआ। तो तुम लोग कैसे काम करते थे? टाइगर भाई मुझसे फोन पर या अपने किसी आदमी के जरिए संपर्क करते थे। तुम्हारा और किससे वास्ता था? टाइगर भाई के छोटे भाई अयूब और याकूब। वे क्या करते हैं? अयूब ज्यादातर दुबई में रहता है और टाइगर भाई का मीट एक्सपोर्ट का कारोबार संभालता है। याकूब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मारिया मुकादम से धीरे धीरे पूछताछ करती रही, टाइगर मेमन के बारे में और जानने की कोशिश करती रही, लेकिन बम धमाकों का जिक्र नहीं किया। आखिरकार जब उसने इस विषय पर बात की, तब तक आधी रात हो चुकी थी। तुम्हें बम धमाकों के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मारिया को मुकादम की आवाज में लड़खड़ाहट पहचानने के लिए पूछताछ में माहिर होने की जरूरत नहीं थी। कहा जाता है कि पुलिस आरोपी से बात करवाने के लिए विशेष व्यवहार का सहारा लेती है, जो शारीरिक यातना का पर्याय है। पुलिस, जाहिर है, हमेशा ऐसे आरोपों से इनकार करती है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे विशेष व्यवहार दिया गया था। दुबला पतला और घबराया हुआ शिकायतकर्ता अपने दरवाजे पर पुलिसकर्मियों को देखकर ही घबरा गया था। दोपहर लगभग 2:30 बजे से विशेष व्यवहार मिलने के बाद उससे पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ी। उसने खुद ही बात करना शुरू कर दिया, लेकिन हमेशा सुसंगत रूप से नहीं। टाइगर के मूलचंद शाह या चौकशी नाम के किसी व्यक्ति के साथ 3 हवाला खाते थे। इन खातों के नाम हाथी, ईरानी और औलिया थे। चौकसी के साथ टाइगर के लेन देन अक्सर करोड़ों रुपए के होते थे। टाइगर की तस्करी की गई चांदी राजू लक्ष्मीचंद जैन ने खरीदी थी, जिसे हम राजू कोडी कहते थे। टाइगर और जावेद चिकना 11 फरवरी को दुबई के लिए रवाना हुए। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह किस लिए था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका उद्देश्य युवकों को हथियार और गोला बारूद चलाना सिखाना था। टाइगर की बंबई के लिए गंभीर योजनाएं थीं। दुबई जाने से पहले टाइगर ने मुझे चौकशी से 5 लाख रुपए लेकर दादाभाई पाकर को लैंडिंग के लिए देने का निर्देश दिया। उसने मुझे अपने भाई याकूब से भी संपर्क बनाए रखने को कहा।
अगर याकूब को पैसों की जरूरत होती तो मुझे चौकशी से पैसे उधार लेकर उसे देने होते। याकूब ने मुझसे चौकशी से 100 बक्से यानी 100 लाख रुपये लेकर उसे देने को कहा, जो मैंने तुरंत कर दिया। याकूब के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने चौकशी से एक खाते से दूसरे खाते में कुछ और बार पैसे ट्रांसफर करने को कहा। एक बार हाथी से ईरानी खाते में 25 लाख रुपये और दूसरी बार औलिया खाते में 10 लाख रुपये। टाइगर के साथ काम करने वाले मेरे जानने वाले अन्य लोग जावेद चिकना, अनवर थेबा, शफी, अब्दुल गनी, इम्तियाज घावते, परवेज शेख, सलीम, रफीक मादी और मोहम्मद हुसैन है। फरवरी के अंत में मुझे टाइगर और उसकी योजनाओं को लेकर बेचैनी होने लगी। मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता था। मैंने टाइगर से कहा कि मैं कुछ घरेलू समस्याओं के कारण नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। टाइगर ने मुझे गालियां दी और गालियां दी। उसने कहा कि मैं तभी जा सकता हूं जब मैं उसके लौटने के बाद उसके साथ सारे हिसाब किताब निपटा दूं। टाइगर मार्च के पहले हफ्ते में दुबई से लौटा था। मैं उससे कई बार मिला और उसने फरवरी और मार्च के अपने सारे लेन देन का हिसाब किताब लिया। 11 मार्च को उसने मुझे घर पर फोन किया और बताया कि अगली सुबह दुबई जाने से पहले उसे कुछ काम निपटाना है। मैं 12 मार्च को उसका बोर्डिंग पास लेने हवाई अड्डे गया। वो सुबह लगभग 4 बजे हवाई अड्डे पहुंचा। उसने मुझे अल हुसैनी जाकर कुछ काम करने को कहा, जो अनवर थेबा मुझे बताएंगे। फिर वह चला गया। जब मैं अल हुसैनी लौटा तो मैंने देखा कि चिकना, गनी, परवेज, बशीर और कई अन्य लोग गैराज में कारों और स्कूटरों में काले रसायन भर रहे थे और उनमें एल्यूमिनियम पेंसिल जैसी चीजें भर रहे थे। जब ये कहानी खत्म हुई तब तक सुबह के 5 बज चुके थे। मारिया को एहसास हुआ कि वो समरा को फोन करना भूल गया था, लेकिन वो अब थक चुका था। वो घर गया और दांगले को मुकादम से आगे पूछताछ करने और आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टाडा के प्रावधानों के तहत उसका कबूलनामा दर्ज करने का निर्देश दिया। उसे एहसास हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की तलाश में पुलिस बल ने एक स्थानीय तस्कर की क्षमताओं को पूरी तरह से कम करके आंका था, जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। मुकादम उसके बाद कई दिनों तक पुलिस हिरासत में रहा। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि मुकादम को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और डीसीपी के बिश्नोई ने 23 मार्च को उसका कबूलनामा दर्ज किया था। 14 और 23 मार्च के बीच आरोपी के साथ क्या हुआ यह कोई नहीं बता सकता। सप्ताहांत बीत चुका था। बम धमाकों के बाद पहली बार शहर में काम पर लौटने का समय आ गया था। ज्यादातर बॉम्बे निवासियों के लिए ये खुशी की बात थी कि बीएसी फिर से खुल गया था। हालांकि पुलिस बल के लिए सप्ताहांत कोई राहत लेकर नहीं आया। चौगुले 15 मार्च को सुबह 9:30 बजे काम पर पहुंच गए और पिछले 3 दिनों की फाइलों और रिकॉर्ड को खंगालते रहे। उन्होंने मेजर जाधव को हवाई अड्डे पर फोन किया और पिछले दिन नैगाम में स्कूटर की बरामदगी के बारे में चर्चा की। सुबह 9:40 बजे पंधारे अपने कमरे में गए और बातचीत खत्म होने का इंतजार किया। हालांकि वे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए एक ऐसे कमरे में गए जहां एक वरिष्ठ अधिकारी फोन पर बात कर रहे थे और वहीं रुके रहे। चौगुले ने फोन काट दिया और पंधारे को घूरा। सर, हमें पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया है कि धनजी स्ट्रीट पर एक संदिग्ध स्कूटर मिला है। हमें वहां जाने के लिए कहा गया है। चौगुले तुरंत खड़े हो गए। धनजी स्ट्रीट बीडीडीएस कार्यालय से कुछ ही दूरी पर था। आतंकवादी उसके घर के पिछवाड़े में छिपे हुए थे। बीडीडीएस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने मैरून रंग के स्कूटर को घेर लिया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी और भीड़ जमा हो रही थी। स्कूटर के सामने स्थित डीपी ज्वेलर्स की दुकान खाली करा ली गई थी। चौगुले ने अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को लोगों को स्कूटर से कम 50 मीटर दूर हटाने का निर्देश दिया। दोपहिया वाहन के चारों ओर एक जंजीर बंधी हुई थी। उसने उसे सूंघा और विस्फोटकों की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए तुरंत भौंकने लगा। जैसे ही जंजीर स्कूटर की डिक्की की ओर इशारा करती, उन्होंने उसे हुक और रस्सी से सावधानीपूर्वक खोला। अंदर 3 पॉलीथीन बैग थे, जिनमें एक भूरे रंग का पदार्थ और एक काले रंग का पदार्थ था जो एक पेंसिल टाइमर से जुड़ा हुआ था। पंधेरे ने टाइमर को पॉलीथीन बैग से अलग करने के लिए मछली पकड़ने वाली छड़ी और हुक का इस्तेमाल किया। इसके बाद अधिकारियों ने बैग को डिक्की से बाहर निकाला। जांच करने पर पता चला कि काला पदार्थ आरडीएक्स था, जबकि भूरा पदार्थ जेलेटिन था। बम को 1 घंटे से भी कम समय में निष्क्रिय कर दिया गया। जैसे ही चौगुले ने खुद को थोड़ा ढीला छोड़ा, राहत महसूस की और सीधे हुए। जराबकर ने उन्हें बताया कि उन्हें वायरलेस पर सूचना मिली है कि कुछ ही गज की दूरी पर एक और संदिग्ध स्कूटर मिला है। चौगुले ने पंचनामा और अन्य कागजी कार्रवाई के लिए स्कूटर और विस्फोटक पुलिस अधिकारियों को सौंप दिए और फिर दूसरे स्कूटर की ओर चल पड़े।
जंजीर को विस्फोटकों की मौजूदगी की पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्कूटर के हैंडल पर काले धब्बे और डायल पर काले उंगलियों के निशान RDX के पर्याप्त सबूत थे। इलाके की तुरंत घेराबंदी कर दी गई और हुक और रस्सी विधि का उपयोग करके आगे की डिक्की को खोला गया। डिक्की के अंदर पंधारे और चौगुले को एक पेंसिल टाइमर से जुड़े समान पॉलीथीन बैग मिले। बम को निष्क्रिय कर दिया गया और वाहन और विस्फोटक LT मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को लौटा दिए गए। दोपहर हो चुकी थी। टीम ने 24 घंटे से भी कम समय में 3 स्कूटर बम निष्क्रिय कर दिए। बम्बई पुलिस बल 2 शाखाओं में विभाजित है। मुख्य शाखा पुलिस थानों में तैनाती, अपराध, और दूसरी शाखा कल्याण, विशेष विभाग और यातायात। यातायात विभाग को आमतौर पर सबसे कम प्रतिष्ठित माना जाता है। हालांकि अन्य सभी विभागों की निराशा के बावजूद यातायात विभाग ही इस महत्वपूर्ण मामले में पहली सफलता हासिल करने में कामयाब रहा। मारिया ने न केवल समरा सहित अपने सभी वरिष्ठों का विश्वास हासिल कर लिया था, बल्कि उन्हें मामले को अपनी इच्छानुसार निपटाने की पूरी आजादी भी थी। मारिया को एक जांच दल बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने जिन लोगों को चुना वे मुख्यतः वे थे जिनसे वे रोजाना मिलते थे, मुख्यतः यातायात विभाग और माहिम व वली के अधिकारी दिनेश कदम, सुभाष वरपे, जॉली वर्गीस, धनंजय दौंड, वीरेंद्र वानी, नौसेना अधिकारी अभय शास्त्री, किरदंत, सुभाष गुंजाल और दीदार सिंह। SI श्रीरंग नादगौड़ा मारिया के निजी सहायक थे और इसलिए स्वतः ही टीम का अभिन्न अंग बन गए। मारिया अपने कनिष्ठों में निष्ठा का संचार करने के लिए जाने जाते थे और यह टीम एक घनिष्ठ इकाई बन गई। जोन 7 के DCP अरूप पटनायक ने भी अपनी विशेष टीम बनाई। तीसरी विशेष टीम का नेतृत्व CP समरा कर रहे थे और इसमें 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी सुखदेव पुरी, ज्ञानचंद वर्मा और अंबालाल वर्मा शामिल थे, जिनका काम बम विस्फोटों के विशिष्ट पहलुओं की जांच करना था, जैसे टाइगर मेमन की कंपनी अल ताज इंटरनेशनल के वित्तीय रिकॉर्ड और 3 होटल बम विस्फोट। मुकादम से पूछताछ के बाद मारिया थोड़ी देर सोने और गर्म पानी से नहाने के लिए घर लौट आए। उन्होंने समरा और JCP सिंह को फोन किया और उन्हें गिरफ्तारी और एकत्र की गई जानकारी के बारे में बताया। सिंह ने कहा कि वो इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए माहिम पुलिस स्टेशन जाएंगे। माहिम पुलिस स्टेशन जाते समय मारिया ने अल हुसैनी में रुकने का फैसला किया ताकि ये देख सके कि क्या वो मुकादम से पूछताछ के लिए और जानकारी जुटा सकते हैं। पूछताछ की कला शतरंज के खेल की तरह है, जहां अच्छे खिलाड़ी हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल का अनुमान लगा लेते हैं और अपनी जवाबी चालें तैयार रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक पूछताछकर्ता को गिदोन की रणनीति अपनानी चाहिए। पुराने नियम के अनुसार गिदोन की सेना उसके विरोधियों से कमजोर थी, लेकिन जब उसने उन पर हमला किया तो उसने इतना शोर मचाया कि वे ये सोचकर धोखा खा गए कि उसकी सेना कहीं ज्यादा मजबूत है। इस तरह गिदोन अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में कामयाब रहा। इसी तरह एक पूछताछकर्ता के पास हमेशा दूसरे स्रोतों से जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी कम क्यों न हो, और उसका इस्तेमाल पूछताछ करने वाले को यह विश्वास दिलाने के लिए करना चाहिए कि वो उससे ज्यादा जानता है, ताकि वो झूठ बोलने की हिम्मत न करे। अल हुसैनी पहुंचकर मारिया उस इमारत में गई जिसके प्रवेश द्वार पर 2 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। रविवार को वहां कई घंटे बिताने के बाद मारिया वहां के निवासियों के लिए पहले से ही एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। लिफ्ट का इंतजार करते हुए मारिया ने एक किशोरी को देखा। वो बुद्धिमान और जिज्ञासु लग रही थी। उसे लगा कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन डर रही थी। इसलिए उसने उसे पुकारा और उसका नाम पूछा। मेरा नाम कैथरीन है। लिफ्ट मारिया का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने लिफ्ट वाले को बिना बताए आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। क्या आप इस इमारत में रहती हैं, कैथरीन? जी हाँ, सर। क्या आप टाइगर मेमन को जानते हैं? जी हाँ, सर। वो दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी है, ज्यादा लंबा नहीं और हमेशा गुस्से में रहता है। बच्चे उससे डरते थे। एक बार जब मेरे दोस्त बबलू की टेनिस बॉल उसकी कार के विंडो स्क्रीन से टकराई तो उसने बबलू को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बहुत देर तक रोता रहा। तब से हम हमेशा उससे डरते रहे हैं और उसकी कारों के पास कभी नहीं खेले। क्या तुम उससे तब भी डरते हो जब वो आसपास नहीं होता? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो मारिया ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराई। सर, बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने इमारत में बहुत हलचल देखी है। कई जाने माने और अनजान लोग उसके घर आए और उसकी कारें परिसर में आती जाती रही। और गुरुवार की शाम गराज में बड़ी बड़ी मशालें जल रही थीं और टाइगर अंकल के सभी दोस्त कारों और स्कूटरों में एक काला पदार्थ भर रहे थे। मेरे दोस्त राजू ने उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक आदमी उस पर चिल्लाया और हमें घर जाने को कहा। लेकिन हम सब दूर से ही उन्हें देख रहे थे।
देर रात जब मैं और मेरा परिवार टीवी देख रहे थे तो हम उन्हें जोर जोर से बातें करते और आपस में हंसते हुए सुन सकते थे। मुझे लगता है कि वे पूरी रात वहीं रहे होंगे, क्योंकि जब मैं सुबह स्कूल गया तो उनमें से कुछ अभी भी वहीं थे। वकील ने उस रात की घटनाओं का संक्षेप में ही जिक्र किया था, लेकिन युवती की बातें एक रहस्योद्घाटन थी। जैसे ही कैथरीन कहानी सुना रही थी, इमारत के कुछ अन्य निवासियों ने और विवरण साझा करना शुरू कर दिया। मारिया ने अभियुक्त का सामना नई जानकारी से कराने का फैसला किया। माहिम एक साधारण और गंदा पुलिस स्टेशन था और अब अचानक वहां कार्रवाई का शोर मच गया। मारिया वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानेक शॉ के केबिन में दाखिल हुई। मारिया के अधिकारियों की टीम पहले से ही पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। मारिया ने नादगौड़ा को निर्देश दिया, आरोपी को यहाँ बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। वो उस आदमी को मुश्किल से पहचान पाया जिसे लाया गया था। सूजा हुआ चेहरा, धसी हुई आंखों के चारों ओर काले घेरे, बिखरे बाल और गंदे उलझे हुए कपड़े। मारिया ने दिखाया कि किसी और हालात में उसे वकील पर दया आती। वकील को मारिया की कुर्सी के सामने बैठने को कहा गया। मारिया ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, देखो, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने टाइगर मेमन के गैराज में पूरी रात क्या किया और तुम्हारे साथ कौन था। हमारे पास उनके नाम भी है। मारिया ने उसकी डायरी पर नजर डाली, जहां वो वकील का इंतजार करते हुए नोट्स बना रहा था, मानो नाम पढ़ रहा हो। मुझे अब तुमसे और चाहिए, सर। मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ। मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला या छिपाया नहीं है। चुप रहो। तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि यह सब कैसे या क्यों शुरू हुआ। क्या तुम्हारा टाइगर मेमन इसमें अकेला था, या उसे दाऊद इब्राहिम का समर्थन था, या कोई और गिरोह इसमें शामिल था? क्या तुमने मुझे बताया कि बंबई में विभिन्न जगहों पर कार बम किसने रखे थे? अभी सब कुछ बता दो, वरना मैं तुम्हें फिर से अपने अफसरों के हवाले कर दूंगा। मुकादम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके होंठ सूखे थे और गला सूख रहा था। साहब, आप जो भी पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, उसने सिसकते हुए कहा। टाइगर के करीबी साथियों के पते से शुरुआत करते हैं। मारिया नादगौड़ा की ओर मुड़ा। नाद, पते ले आओ। मैं चाहता हूं कि शाम तक सब यहां आ जाएं। समझे? मुकादम ने टाइगर के साथियों और उनके पते लिखने शुरू कर दिए, जिन पर पुलिस टीम ने ध्यान दिया। उन्होंने बीच बीच में सवाल पूछे और बताए गए ठिकानों का रास्ता पूछा। बातचीत तब रुकी जब एक अधिकारी आया और मारिया को बताया कि एडिशनल सीपी पवार और जेसीपी सिंह आ गए हैं। मारिया ने अपनी टीम को सूची में शामिल लोगों की तलाश करने का निर्देश दिया, जबकि वह अधिकारियों से मिलने और उन्हें जानकारी देने गए। अगले कुछ दिनों तक माहिम पुलिस स्टेशन में गहमागहमी रही। लोगों को अंदर लाया जाता, पूछताछ की जाती, उन पर चिल्लाया जाता और बाहर ले जाया जाता। पुलिस स्टेशन मारिया का दूसरा घर बन गया, जहां वो काम करता, खाता और सोता था, और घर से सिर्फ नहाने और कपड़े बदलने के लिए ही बाहर निकलता था। माहिम पुलिस स्टेशन से काम करने का फायदा ये था कि वहां एक विशाल 4 मंजिला लॉकअप था, जिसमें 64 से ज्यादा हिरासत कक्ष थे, जिसमें 300 बंदियों के लिए जगह थी, जो पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे स्थित था। कुछ ही दिनों में लॉकअप में भीड़भाड़ बढ़ गई, क्योंकि संदिग्धों को उठाकर हिरासत में लिया जाता था। गिरफ्तारियों की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी, ताकि एक संदिग्ध की गिरफ्तारी से दूसरे लोग सतर्क न हों। लगभग सभी गिरफ्तारियां देर रात संदिग्धों के घरों के बाहर लंबी निगरानी के बाद की गई। इम्तियाज घावटे को बांद्रा पश्चिम के नवपाड़ा से, अब्दुल गनी तुर्क और मुश्ताक तरानी को डोंगरी से, और परवेज शेख को अंधेरी के रेलवे क्वार्टर से गिरफ्तार किया गया। मुकादम ने जिन लोगों के बारे में कहा था कि वे वास्तव में बम विस्फोटों में शामिल थे, उनके अलावा पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया जो न तो इस साजिश में शामिल थे और न ही इसके बारे में जानते थे, बल्कि गलत लोगों के संपर्क में आने के कारण इस मामले में फंस गए थे। इन लोगों में दादर और जावेरी बाजार से जब्त किए गए स्कूटरों के मालिक भी शामिल थे। गहन पूछताछ के बाद मारिया की टीम ने उन्हें असगर अली मसालावाला तक पहुंचाया, जिसने उन्हें सैयद फरीद से खरीदा था। हालांकि चूंकि दोनों एक दूसरे को जानते और भरोसा करते थे, इसलिए इन लेन देन के कोई दस्तावेज नहीं थे। वे दोनों टाइगर मेमन को जानते थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे स्कूटर उधार दिए थे, बिना ये जाने कि उनका इस्तेमाल किस लिए होगा। पुलिस ने उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए कई लोगों के अनुसार पुलिस ने उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया, हालांकि उन्होंने विस्फोटों में अपनी भूमिका स्वीकार की थी और अपने साथियों के ठिकाने का खुलासा किया था। उनसे जबरदस्ती इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए, जो अदालत में उन पर टाडा अधिनियम के तहत आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। कुछ ही देर में पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।
मुस्लिम समुदाय में, खासकर टाइगर से जुड़े लोगों में दहशत फैल गई। 21 मार्च तक 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों पर टाडा कानून के तहत आरोप लगाए जा चुके थे।